हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज एक और जर्नी, एक और चैप्टर, एक और लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, और एक डीप नॉलेज, एक डीप ओशियन में जाएंगे नॉलेज के, और आपके लिए वो मोती लेकर आएंगे जो आपको नीट तक पहुंचाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, इस चैप्टर को। और बेटा हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से सब कुछ जानेंगे। एक सजेशन ये है बेटा, प्लीज एनसीईआरटी साथ पढ़ेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूं हर क्लास से पहले, और फिर से लेक्चर रिज्यूम करने के बाद भी मैं यही आपको बोल रहा हूं, प्लीज रीड एनसीईआरटी। प्रीवियस ईयर 2013 के बाद के इंपॉर्टेंट है। लेक्चर सारे देखो, मैंने काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, और ये मेरा पहला लेक्चर है मिनरल न्यूट्रिशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम जान लेते हैं कि क्या हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज। तो इस चैप्टर को मैं अगर ध्यान से देखूं तो दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं नॉर्मली। ये चैप्टर बेटा पार्ट 1 जो है वो मिनरल के बारे में पढ़ाया जाता है। मींस पार्ट 1 जो है मैं प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात कर लेता हूं इसमें। ठीक है, मिनरल के बारे में पढ़ता हूं, प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात करता हूं। तो इसमें ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पास बहुत छोटे छोटे टॉपिक मेंशन है, जिसमें हम लोग प्लांट के न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं ना, प्लांट के न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, जिसमें ये पढ़ रहे हैं। देखिए यहां तक है ना, यहां तक हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स पढ़ेंगे, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, और हम क्या जानेंगे कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एक ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए बहुत बेहतरीन, उससे चीजें समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो वही कहते हैं कॉन्सेप्ट बनाएंगे आपके इस चैप्टर के। उसके बाद जो पार्ट सेकंड है वो इट इज मोर बेस्ड नाइट्रोजन साइकिल। मींस नाइट्रोजन साइकिल की डिटेल्स है इसमें, है ना, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वाले पार्ट को पहले देख लेते हैं आज, और नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले पार्ट को देखेंगे। तो दो लेक्चर में इस प्रॉपर चैप्टर की एक डीप डिटेल ले लेंगे। ठीक है, नीट के क्वेश्चंस मेरे से पूछोगे कितने आते हैं, मैं कहूंगा 2 या कई बार 3। और क्वेश्चंस का पैटर्न, रोल ऑफ मिनरल्स आ जाते हैं, और उसके अलावा बेटा कुछ और डिटेल्स जो आपको अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं बेटा कि वाई वी हैव मतलब स्पेशल चैप्टर ऑन मिनरल्स एक्चुअली। मतलब मैंने ऐसे कभी मतलब एक सेपरेट चैप्टर ही मिनरल्स पे क्यों बना दिया। ठीक है, तो इसका एक आंसर मैं आपको देता हूं, इसको जरा सोचना एकदम कूल माइंड होके। देखो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं देखूं, जैसे मैं एज अ ह्यूमन, मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ प्रेजेंट है। ये मेरे अंदर कहां से आया, मैं कहूंगा समहाउ मैंने फूड चेन के थ्रू ऑब्टेन किया। तो जब मैंने फूड चेन की बात करी, तो फूड चेन में कहां से आया, मतलब फूड चेन में कहीं तो आएगा ना, एंट्री होगी। तो दैट एंट्री पॉइंट इज प्लांट। वो एंट्री पॉइंट क्या है बेटा, हमारे पास प्लांट है, प्लांट में आया। अब प्लांट ने वो कहां से लिया, सॉइल से लिया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे अंदर जो कार्बन है और आपके अंदर जो कार्बन है, वो कभी ना कभी किसी प्लांट ने फिक्स जरूर करी थी। समझ लो इस बात को, उसको कभी ना कभी उसने फिक्स किया था। तो वो कार्बन जो हमारे अंदर है, जो कार्बन हमारे अंदर आई है, या मेरे अंदर जो नाइट्रोजन है, वो कभी ना कभी किसी बैक्टीरिया ने फिक्स किया था। आप इस बात की गहराई समझो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यार प्लांट का वो न्यूट्रिशन, जिसे हम प्लांट का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कहते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई उस पर पूरी स्टडी होनी चाहिए। तो हम ये समझते हैं बेटा कि प्लांट का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन किसके थ्रू आता है। मैं कहता हूं प्लांट की रूट्स में सॉइल के थ्रू आता है। तो इस स्टडी को, प्लांट के इनऑर्गेनिक की स्टडी को मैं नाम देता हूं मिनरल स्टडी। बिकॉज जो भी प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका जो सोर्स है, बेटा, वो सोर्स क्या है, सोचो, वो सॉइल है। इसलिए इस स्टडी को नाम दे दिया हमने मिनरल स्टडी। अब बेटा मिनरल स्टडी करना क्या है, मतलब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। हमने ये तो समझ लिया व्हाट इज मिनरल स्टडी। अब मिनरल में क्या पढ़ना चाह रहे हो, आप ये पढ़ना चाह रहे हो भाई कि इस सॉइल में ये जो सोडियम है, ये जो पोटेशियम है, ये जो Cl है, ये सॉइल में प्लांट में कैसे गया, और जाने के बाद इसने क्या काम किया, ये रोल पढ़ना चाह रहे हैं मिनरल्स के। अब मिनरल्स के रोल पढ़ने हैं, मिनरल्स के ना होने पर सिम्टम्स पढ़ने हैं। ये सारी चीजें मैं प्लांट में पढ़ना चाह रहा हूं, सोचो इस चीज को। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ूंगा कैसे, उसके लिए मुझे क्या एक टेक्निक यूज करनी है, क्या मेरा मतलब सोच है। मैं सिंपल ही कह रहा हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिनरल स्टडी। मिनरल स्टडी मीन्स वी नीड टू स्टडी रोल ऑफ मिनरल, कंसंट्रेशन रिक्वायर, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। रिपीट कर रहा हूं, वी नीड टू स्टडी, नोट्स लिखिए साथ के साथ,
काम आएंगे, है ना, काम आएंगे, नहीं तो दुख होगा बाद में नीट वाले पेपर में। सुन लो ध्यान से, वी नीड टू स्टडी रोल ऑफ मिनरल, ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड टॉक्सिसिटी। क्लियर, टॉक्सिसिटी। तो ये आपके पास बेटा, ये आपके पास क्या है, इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, इन्हें हमने नाम दे दिया भाई ये मिनरल्स हैं हमारे पास, है ना। क्लियर, ये चीजें पढ़नी है मुझे। अब सवाल ये उठता है मैं पढ़ूं कैसे, मतलब हाउ वी नीड टू स्टडी, या मतलब एक अप्रोच क्या रखनी है। देखो ध्यान सुनो, अगर मुझे सोडियम का रोल पढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉइल में से हटाना पड़ेगा। इसका जो सिम्टम मेरे पास किस पे आएगा, ट्री में आएगा। इसका जो सिम्टम मेरे पास किस में आएगा, ट्री में आएगा, वो उसका रोल हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे कोई मिनरल पढ़ना है जैसे कि सोडियम, तो सोडियम को मैं सॉइल में से हटाऊं और उसके बाद उसका जो इफेक्ट मैं प्लांट पर पढ़ूंगा वही उसका रोल होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक अप्रोच देखी, वी नीड टू रिमूव वी नीड टू रिमूव वी नीड टू रिमूव some mineral to study about role, concentration require and deficiency symptoms। इन चीजों को पढ़ने के लिए उन्हें गायब करना पड़ेगा भाई, समझ लो इस बात को। पर ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। आप देखो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं किसी ट्री की जो जड़ें हैं, रूट है, उस पे आप मिनरल्स के सिम्टम्स देखना चाहते हो यहां, उसके लिए आपने कहा कि चलो जरा मुझे इसमें से सोडियम हटा के दिखाओ, सोडियम सॉइल में से गायब करो, या पोटेशियम गायब कर दो, Cl गायब कर दो, फिर पढ़ के दिखाओ इसके सिम्टम्स। मुझे एक चीज बताओ, इज इट पॉसिबल टू रिमूव एनी मिनरल कंप्लीटली फ्रॉम सॉइल? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या मैं कोई मिनरल हम 100% हटा सकता हूं? क्या कोई मिनरल पूरी तरह गायब हो सकता है? चलो ट्राई भी कर ले हम, लेकिन क्या गारंटी है कि वो जो डेफिशिएंसी है वो उस मिनरल की वजह से ही है, उस रूट में किसी बैक्टीरिया या फंजाई का इंफेक्शन नहीं है। समझ रहे हो? तो मिनरल स्टडी में हर्डल्स ये थी बेटा। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट वाज द हर्डल्स इन मिनरल स्टडी, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास हर्डल्स रही, हर्डल्स क्या रही मिनरल स्टडी में, वो मेन ये रही बेटा कि मिनरल स्टडी सॉइल में पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल इन सॉइल, नॉट पॉसिबल इन सॉइल। मिनरल स्टडी सॉइल में पॉसिबल नहीं है भाई। सॉइल में से किसी मिनरल को 100% गायब कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या अप्रोच है तुम्हारे पास? क्या होगा अब? क्या मिनरल स्टडी नहीं करेंगे? क्या मिनरल स्टडी रोक देंगे? क्या हुआ होगा उस समय? तो हुआ ये था बेटा, हुआ ये था हमारे पास एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, 1860 में एक साइंटिस्ट आए, वोन सैक, पहले आ गए थे। 1860 में एक साइंटिस्ट थे वोन सैक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप कर ली प्लांट को ग्रो करने की विदाउट मतलब सॉइल। मतलब आप सोचो एक ऐसी अप्रोच जिसमें सॉइल के अंदर मिनरल को ग्रो नहीं कर रहे। हम मिनरल को कहां ग्रो कर रहे हैं बेटा? सॉइललेस सॉल्यूशन में, या किसी ऐसे मीडियम में जो बेसिकली सॉइल नहीं है। तो अगर इस अप्रोच को मैं ध्यान से सोचूं तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि एक जर्मन साइंटिस्ट 1860 में आए जिनका नाम था जूलियस वोन सैक। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स क्या थी, मैं अगर एक सिंगल लाइन में बोलूं, सॉइललेस कल्चर था प्लांट का, सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट। और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उस वक्त, क्योंकि ये एक रास्ता दिखा दिया मुझे कि चलो एक मिनरल सॉल्यूशन बनाओ जिसके अंदर सारे मिनरल हों, अब आप उसमें प्लांट को ग्रो करो। तो आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास एक रास्ता आ गया कि आपके पास मान लो ये कोई कंटेनर है, दिस इज वन कंटेनर जिसमें आप किसी प्लांट को ग्रो कर पा रहे हो। मान लो ये प्लांट है आपके पास, इसको आप ग्रो कर पा रहे हो प्रॉपर कंटेनर में, ये समझ रहे हो। अब इस कंटेनर में आपके पास सारे मिनरल हैं, सॉइल नहीं है, मिनरल्स हैं सारे। अब आप देखो कैसे हम अप्रोच करेंगे, हाउ वी गोइंग टू स्टडी दैट मिनरल। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस मिनरल को गायब कर दो, तो उससे जो उसके सिम्टम्स आएंगे, मतलब मान लो सोडियम है, सारे मिनरल डाल दिए, तो मैंने क्या किया, सोडियम सोडियम गायब कर दिया, जीरो बिल्कुल। ठीक है, उससे जो उसकी लीफ पर सिम्टम्स आएंगे, मैं कहूंगा ये सोडियम का रोल था, वही वो रोल, उसी वजह से वो सिम्टम्स आ रहे। नाउ
सोडियम को ऐड करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, आज थोड़ा ऐड किया, कुछ दिन बाद फिर ऐड किया, फिर आपके पास एक कंसंट्रेशन आ जाएगी जिस पे आप ये बता सकते हो, ये बोल सकते हो कि हाँ भाई अब जो है इसके बाद और सोडियम नहीं चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट आ गया, उसे कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले ये समझो, 1860 में एक साइंटिस्ट थे वॉन सैक, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी जिसे हम कहते हैं सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट। वो टेक्निक एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी थी फॉर द स्टडी ऑफ मिनरल्स। उस टेक्निक में हम क्या कर रहे थे, उस टेक्निक में बिना सॉइल के हम प्लांट को ग्रो कर रहे थे। और वो किस लिए ग्रो कर रहे थे, मेन पर्पस था टू स्टडी मिनरल। आप मिनरल में क्या पढ़ना चाह रहे हो, अब सुनो ध्यान से, आप क्या क्या चीज पढ़ पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं आप क्या क्या चीज पढ़ पाओगे, हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू आप ये पढ़ पाओगे, फर्स्ट अमाउंट ऑफ, सबसे पहले आप पढ़ पाओगे रोल ऑफ मिनरल, उस मिनरल का प्लांट में रोल क्या है, रोल ऑफ मिनरल स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग हाइड्रोपोनिक वी कैन स्टडी, हम क्या कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ मिनरल पढ़ लेंगे बेटा, है ना, मिनरल का रोल पढ़ लेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ लेंगे, उसकी हम क्या पढ़ लेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम। अगर कोई मिनरल नहीं है तो उसके ना होने से क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ये हम पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो, किसी मिनरल के ना होने से क्या सिम्टम्स आएंगे उसकी स्टडी कर सकते हो। और क्या पढ़ सकते हो भाई, और क्या है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए इसमें, और है बेटा हमारे पास कि मान लो आपने सोडियम 100% एकदम गायब कर दिया, नाउ आप यू आर एडिंग सोडियम स्लोली, उसके बाद क्या होगा, एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी जब सिम्टम्स एब्सेंट हो जाएंगे, तो ये वो अमाउंट है सोडियम का जो आपको उस सॉल्यूशन में चाहिए ताकि प्लांट नॉर्मली ग्रो करे। तो यू कैन स्टडी ऑल्सो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, और कुछ टाइम के बाद आपने कुछ प्लांट्स की आपने क्या करी, कमर्शियल ग्रोथ करी। तो कमर्शियल ग्रोथ भी आपने कुछ प्लांट्स की किसकी हेल्प से करी, आपने किसकी हेल्प से करी, हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से। तो हाइड्रोपोनिक्स वो स्टडी है, ध्यान से सुनेंगे, हाइड्रोपोनिक्स वो स्टडी है जिसमें आप क्या करते हो, बेसिकली सॉइललेस कल्चर करते हो, किसका, मिनरल। हाइड्रोपोनिक तो सॉइललेस कल्चर है, उसको इसलिए यूज करते हो, और कुछ प्लांट्स को आप कमर्शियल ग्रोथ कर सकते हो। एनसीईआरटी ने लिखा है सीडलेस कुकुम्बर, एक कुकुम्बर आता है बेटा, आप नॉर्मली क्या करते हो, वाइन्स वगैरह या टोमेटो ऐसे छोटे प्लांट्स को ही ग्रो करना चाहते हो, ट्रीज इसमें ग्रो नहीं किए जाते, है ना, बहुत बड़े कोई प्लांट्स ग्रो नहीं किए जाते इस टेक्निक के थ्रू, बिकॉज मुझे मिनरल की एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए, तो उतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है ये। ठीक है, तो एक लिमिटेशन ये रहती है। पर आप देखिए जरा हाइड्रोपोनिक्स एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी उससे पहले आपको बताती है कि एक बेसिक सेटअप हाइड्रोपोनिक्स का ऐसा दिखता है जो एनसीईआरटी ने बनाया है। एनसीईआरटी ने बोला है कि यहां पर मैं मिनरल सॉल्यूशन ले लूंगा इस पॉइंट पे, यहां पर, उसके बाद मैं यहां से क्या डालूंगा, एयर डालूंगा। अब एयर डालने का क्या पर्पस है, सोचो, वाई वी आर एडिंग एयर, मैं एयर ऐड क्यों कर रहा हूं, सोचो खुद से, वाई वी आर एडिंग एयर, एयर इसलिए ऐड कर रहे हैं बेटा, रूट जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, सो वी रिक्वायर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, उसको हम एयर देते रहेंगे। दूसरा, यहां से मिनरल्स ऐड करते रहेंगे, क्योंकि देखो सॉइल एक बड़ा सिस्टम होता है, उतने बड़े सिस्टम में मिनरल्स की फ्लक्चुएशन उतनी ज्यादा नहीं होती, बट आप यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल सॉल्यूशन, तो यहां पर मिनरल की फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सेटअप बनाया, अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हैविंग ऑल मिनरल, then we have supply of oxygen through this tube, then we have outside supply of adding water and nutrients, यहां से ऐड करते रहेंगे और प्लांट को ऐसे ग्रो करेंगे। नाउ दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, है ना, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऐसा तो एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एन कमर्शियल सेटअप। तो कमर्शियल सेटअप कैसा बनाएंगे, देख लो जरा ध्यान से, देखो कमर्शियल सेटअप जो होगा, हम एक ये आपको समझा रहे हैं, देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना किस तरीके से हम कर रहे हैं, हाउ वी आर मूविंग, ध्यान से सुने बेटा। हमने क्या किया हुआ है, ये मेन रिजर्वायर है, इसके अंदर मैंने मिनरल्स लिए हुए, इसमें मैंने मिनरल्स लिए हुए। अब मैं क्या कर रहा हूं, पंप के थ्रू इस मिनरल के सॉल्यूशन को मैं यहां से ऐड कर रहा हूं। अब ये मिनरल का सॉल्यूशन
रूट को वॉश करता हुआ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और फिर ये यहां से वापसी इस रिजर्वायर में आ रहा है। क्लियर? उसके साथ मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर एयर पंप लगा रखा है। आपने वो देखा है एक्वेरियम होता है, उसके अंदर बबल्स बनाने के लिए कुछ होता है, वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता हूं। तो ये मिनरल सॉल्यूशन लगातार इस तरीके से घूमता रहता है। और मैं करता क्या हूं बेटा, मैं इसके लिए क्या कर लेता हूं, ये हमेशा मोटर या जो हमारे पास पंप है ऑन ना रखना पड़े, वी कैन यूज वन टाइमर जो फिक्स टाइम पे हाफ एन आवर में ये ऑन होके ऐसे मूव करके चला जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, देख रहे हैं सोल्यूशन ऐसे घूम रहा है और ये रूट्स को ऐसे वॉश करता हुआ चला जाता है। ये एक बेसिक सेटअप है जो हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं। आप इसको अगर एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो एनसीईआरटी का डायग्राम ये कहता है, ऐसा सेटअप बताता है। इसका हाइड्रोपोनिक्स का आप देखिए ध्यान से। नाउ दिस इज अ बेसिक सेटअप जहां पर पानी जो है देख रहे हैं यहां से इस तरीके से मूव करेगा और इसके अंदर से रूट्स को वॉश करता हुआ, ठीक है, ये देख रहे हैं, रूट्स को वॉश करता हुआ ऐसे जाएगा और वापसी रिजर्वायर में गिर जाएगा। इस तरीके से दिखाया गया, ठीक है। ये एक बेसिक सेटअप है जो कमर्शियल सेटअप भी हो सकता है। वी कैन यूज लाइक पाइप्स होते हैं ऐसे, उसमें जगह होती है, यहां से प्लांट लगा होता है, इन पाइप्स में हम लोग बना सकते हैं ऐसे। ये पाइप्स होते हैं ऐसे, इनमें बना सकते हैं, इनमें प्लांट हम लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसा सेटअप हम बनाते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है हाइड्रोपोनिक्स को लेके, ठीक है। क्लियर? तो हमने बेटा स्टार्ट किया था, हमने कहा था देखो दिस चैप्टर मेनली फोकस ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन इज बेसिकली फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब कि वो किस तरीके से मिनरल्स लेता है। तो हम यहां पर मिनरल स्टडी कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मिनरल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में देखो सबसे ज्यादा कम पड़ने वाला मिनरल क्या है, नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन को हम अलग से डील कर रहे हैं। ठीक हो गई बात, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, जरा फटाफट से चीजों को समझते हुए चलेंगे बेटा। एनसीईआरटी भी करनी है हमने और चीजों को समझना है, ठीक है, क्लियर। अब जरा आगे देखो बेटा, हमारे पास क्या है, 1860 में एक साइंटिस्ट आए, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, क्लियर, जिन्होंने प्लांट्स को क्या किया, ग्रोन टू मैच्योरिटी इन डिफाइंड समझ में आ रहा है, एक ऐसा मिनरल सॉल्यूशन जो डिफाइन है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। सिंस देन अ नंबर ऑफ इम्प्रोविस्ड मेथड, बट उसके बाद इतने सारे मेथड डेवलप कर गए और उसी के साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के तरीके बन गए जिससे आप प्लांट को ग्रो कर सकते हो। इन सारे मेथड का क्या क्या मेन एसेंस था कि प्लांट को बिना सॉइल के हम ग्रो कर सकते हैं डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में। अब इसका यूज क्या है, मतलब इसका हमारे लिए यूज है क्या, ये हमें समझना है। इसका यूज क्या है हमारे लिए। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच रूट्स ऑफ द प्लांट्स वर इमर्स्ड इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वेयरइन एलिमेंट वाज एडेड। देखो हम क्या करते हैं, इसने कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ जिसमें प्लांट की रूट्स हैं, उसमें से कोई पर्टिकुलर मिनरल हटा दो, तो जो इफेक्ट आएगा वो उससे आप क्या पढ़ लोगे, उसकी कंसंट्रेशन वेरी करके आप एक सुटेबल मिनरल सॉल्यूशन ले आओगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर, एनसीईआरटी ने ये बोला है, देखो एनसीईआरटी कह रही है कि देखो आप एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ। देखो ये क्या कह रही है, कह रही है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ जहां पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, उसकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकते हो, उससे आप वो कंसंट्रेशन निकाल सकते हो जिसपे पर्टिकुलर मिनरल जो है, मतलब वो कंसंट्रेशन होगी जिसपे आप पता कर सकते हो कि भाई प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब देख रहे हो दूसरा क्या कह रहे हैं, बाय दिस मेथड एसेंशियल मिनरल्स को भी पता कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला हम ये बता सकते हैं रोल क्या है, सेकंड कितनी कंसंट्रेशन पे वो रोल आ रहा है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कौन से जरूरी मिनरल्स हैं वो पता कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा हाइड्रोपोनिक्स को फिर बाद में हमने कुछ बहुत जो मतलब कहते हैं कॉस्टली प्लांट, जैसे हमारे पास लेट्यूस होता है ना कैबेज जैसा, उनको भी ग्रो किया। तो देख रहे हैं सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस, इन सब को ग्रो किया हमने, है ना, क्लियर। ये बेसिक सेटअप है हमारे पास, क्लियर। अब जरा हम बेटा इसका वो वाला सेटअप भी देख लेते हैं जो हमने अभी जस्ट देखा, है ना, ये वाला, ठीक है। अब हमने देखा बेटा इनके बारे में, हमने एक बेसिक नॉलेज ले ली। हमने कहा ठीक है, मिनरल की स्टडी करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक आ गई। तो मैंने क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं मिनरल पढ़ कैसे सकता हूं। मैंने कहा भाई मिनरल पढ़ने के लिए एक बेसिक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अब यार हमें उन मिनरल्स के बारे में पढ़ना है
जो प्लांट ले रहा है, ठीक है, प्लांट ले रहा है उनके बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास बेटा एक प्रॉपर ऐसा डाटा है कि जब हम प्लांट को कोई मिनरल देते हैं, ध्यान से देखें बेटा, जब हम प्लांट को कोई मिनरल देते हैं तो जरा ये कुछ चीजें आपने समझनी है। मान लो ये यहां पर सॉइल है, तो हम ये कह रहे हैं कि सॉइल के अंदर, ध्यान से सुनना इसे, सॉइल में लगभग ऐसा हो सकता है 105 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मान लो 105 टाइप के एलिमेंट्स हैं। प्लांट उसमें से 60 टाइप के प्लांट रूट से ले सकता है, कैन एब्जॉर्ब बाय रूट। हमने कहा कि 50 टाइप के प्लांट रूट से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर वो 60 टाइप के कह रहा है कि 60 टाइप के प्लांट यहां से एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या सारा प्लांट को चाहिए ऊपर, या रूट में कहीं चाहिए क्या? मतलब सारे 60 के 60 चाहिए, या ऑल 60 आर एसेंशियल? मतलब कुछ ऐसे मतलब मिनरल्स भी है जो प्लांट को नहीं चाहिए पर रेडियो एक्टिव साइट्स पर है और वो रूट्स में दिख जाते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि सॉइल में कितने, हमने कहा लगभग 105 टाइप के एलिमेंट्स हैं। प्लांट उसमें से 60 और इवन उससे ज्यादा ले सकता है रूट से, क्योंकि प्लांट का एक रूल होता है, इट ऑलवेज एब्जॉर्ब इन आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में वो मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है। सवाल ये है, क्या वो सारे मिनरल प्लांट को चाहिए? क्या ऑल मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट जो 60 के 60 एब्जॉर्ब कर रहा है? तो हमने कहा कि लेट्स डिसाइड सम क्राइटेरिया कि कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए। लेट डिसाइड सम क्राइटेरिया। तो हम ये कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्लांट में प्लांट कैन एब्जॉर्ब, हम कह रहे हैं इस बात को, अराउंड 60 मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, गोल्ड भी ले रहा है मान लो वो, बट ऑल आर नॉट एसेंशियल। बट सारे जरूरी नहीं, ऑल आर नॉट एसेंशियल, सारे जरूरी नहीं हैं। कौन से जरूरी हैं? हमने कहा देयर नीड टू बी सम क्राइटेरिया। हमारे पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ये बताने के लिए ये वाला जरूरी है। तो क्राइटेरिया भाई कैसे डिसाइड करोगे? क्राइटेरिया प्लांट के थ्रू डिसाइड करेंगे, क्योंकि प्लांट को चाहिए ना। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट टॉपिक बताया आपको कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। तो हमने कहा क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, मतलब वो क्राइटेरिया जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये मिनरल क्या है, एसेंशियल है। तो एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल के लिए क्या क्राइटेरिया है, समझ लो इस बात को। एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल के लिए क्या क्राइटेरिया? पहला फर्स्ट, वो मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें? इन्वॉल्व इन ग्रोथ रिप्रोडक्शन में। अगर मैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को साथ ले लूं और वहां पर मैं कह दूं भाई कहीं ना कहीं इसमें आप लाइफ साइकिल की बात कर लो, है ना, वो कहीं ना कहीं मिनरल लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका रोल होना चाहिए। समझ आ रहा है? उसका रोल होना चाहिए कहीं ना कहीं। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा क्या होगा, मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिक प्रोसेस में। किसी ना किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में डायरेक्ट रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रोल नहीं है, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेस डायरेक्टली। एक ये क्राइटेरिया हो गया, मतलब उसके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिक प्रोसेस में। और थर्ड क्राइटेरिया है बेटा, ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं ये आयरन जरूरी है, मैं कहता हूं ये आयरन प्लांट के लिए जरूरी है, पर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करके मैग्नीशियम दे रहा हूं, मान लो दोनों पे वैलेंसी सेम हो, तो हम कह देंगे फिर मैग्नीशियम से काम चल गया, फिर आयरन कैसे जरूरी हुआ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आयरन जरूरी है तो इसकी जो नीड है कोई और मिनरल सब्स्टिट्यूट ना कर सके। समझ आया? नीड ऑफ दिस मिनरल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। तो हम लिख सकते हैं नीड ऑफ दिस मिनरल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर। तो नीड इस मिनरल की कोई और सब्स्टिट्यूट ना कर सके। तो हमने यही बोला डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। मिनरल हमारे पास क्या होगा बेटा? मिनरल हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा और कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर, ये भी हमें देखना है। तो इस मिनरल की जो नीड है वो कोई और सब्स्टिट्यूट ना कर सके, क्लियर, कोई और सब्स्टिट्यूट ना कर सके, ये हमें देखना है।
तो ये 3 क्राइटेरिया थे। तो इन 3 क्राइटेरिया पर लगभग अराउंड हम कह रहे हैं 17 टू 20 मिनरल्स फिट बैठ रहे थे। तो हमने कह दिया ठीक है, वो जो 17 या 20 अभी एक फिगर दूंगा मैं आपको, वो एसेंशियल है। तो हमने कहा यार एसेंशियल है मतलब ठीक हो गई बात। मैंने कहा चलो लेट डिसाइड, फिक्स कर देते हैं 17। तो मैंने कहा 17 चलो मान लिया मैंने एसेंशियल है। मैंने कह दिया ये 17 एसेंशियल है, ठीक है। इन 17 के जो 17 मिनरल है आउट ऑफ दैट 60 वो ये तीनों क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं। अब क्या, अब सवाल ये है क्या वो सारे 17 जो हैं वो प्लांट में सेम अमाउंट में चाहिए, क्या उनका अमाउंट कम ज्यादा है? क्लियर, समझ रहे हो? या उनके रोल को मैं किसी ग्रुप में क्लासिफाई कर सकता हूं। तो मैंने इन 17 को क्या किया बेटा, एक क्लासिफिकेशन में डाला। मैंने इन 17 को एक क्लासिफिकेशन में डाला और फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखी मैंने, देखो मैंने क्या किया, एक तरीके से क्लासिफिकेशन करी किसकी, असेंशियल मिनरल की। उन असेंशियल को मैंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दी मैंने किसकी बेटा, असेंशियल मिनरल की, और उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट के बेसिस पे कर लो। सोचो जरा भाई, प्लांट में क्या आयरन और कार्बन सेम अमाउंट में चाहिए? मैंने कहा यार सेम अमाउंट में कैसे चाहिए, कार्बन तो ज्यादा चाहिए। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट मैंने दो पार्ट में इन्हें डिवाइड किया। एक बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर, माइक्रो न्यूट्रिएंट। बेटा आपने जब बायोमोलिक्यूल पढ़ा था उसमें ये भी पढ़े थे ना कि कौन सा मिनरल किस एंजाइम को एक्टिव करता है, ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपने जब लेक्चर अभी बायोमोलिक्यूल का अटेंड किया था तो उसमें पढ़ा होगा ना। अगर आप चेक करो बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पे लिखा हुआ है जिंक हमारे पास किसका एक्टिवेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर में मिलेंगे आपको। तो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं हमारे पास। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ठीक है। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम चार कैटेगरी बनाएंगे। चलिए चार बड़ी कैटेगरी फंक्शन की बनाएंगे, किसकी, मिनरल्स की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रो एंड माइक्रो। ये है क्या एग्जैक्टली, मतलब मैंने मैक्रो और माइक्रो होता क्या है एग्जैक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से हम कह रहे हैं बेटा कि असेंशियल मिनरल क्या है। तो क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं, देख लो क्या कह रहा है कि क्या सारे 105 डिस्कवर्ड है ना। हम एनसीईआरटी पढ़ाना है बेटा प्रॉपर, ठीक है। उसमें से इवन प्लांट कैन टेक अप टू 60, है ना, 60 ले सकता। कुछ तो ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव साइट में बहुत कम कंसंट्रेशन में, जैसे सिलीनियम टाइप के, पर वो प्लांट में मिल जाएंगे। क्या सारे नेसेसरी हैं प्लांट में? एनसीईआरटी ने पूछा भाई सारे जरूरी हैं, तो उसने कहा देखो भाई 3 क्राइटेरिया है। पहला, एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए टू सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब लाइफ साइकिल पूरी ना हो, मतलब बीज लेकर प्लांट बनाओ, दोबारा बीज बनने तक हमारे पास क्या हो, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो। यहां तक समझ में आ गया। दूसरी चीज, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर मिनरल, मतलब उस मिनरल की रिक्वायरमेंट कोई दूसरा मिनरल रिप्लेस ना कर सके, ठीक है, उसको कोई और रिप्लेस ना कर सके, ये बहुत जरूरी है। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास कोई और मिनरल रिप्लेस ना कर सके, उसे हम कहते हैं बेटा। तो उसकी रिक्वायरमेंट कोई और मिनरल हमारे पास रिप्लेस ना कर सके, उसे हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए देखते हैं एक बार बेटा, माइक ठीक करते हैं। हाँ देखिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई उसको कोई और रिप्लेस ना कर सके। दूसरा हमने कहा भाई मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे एंजाइम बेस्ड जो रिएक्शंस है उनको। अब आ जाते हैं हम लोग, हमने इसको क्लासिफाई करा दो ग्रुप में, मैक्रो एंड माइक्रो। ये क्या है, ठीक है, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर माइक्रो। हमने कहा 17 एसेंशियल है, चलो दो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप हमने कैसे बनाए, समझते हैं इस बात को। दो ग्रुप कैसे बनाए हमने कहा ठीक है 17 हमारे पास क्या है, एसेंशियल है, उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। एक मैक्रो है, दूसरा माइक्रो, ठीक है, एक मैक्रो और माइक्रो। नाउ व्हाट इज मैक्रो, मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो जैसे नाम बता रहा है आपका,
मतलब ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए। तो आप एक चीज समझो, आपके पास मान लो ये लीव्स हैं, इन लीफ में से आप पानी रिमूव कर दो तो जो आएगा उसे आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ड्राई वेट। बेटा आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा ये कि आपके पास तीन तरह का वेट होता है, एक होता है फ्रेश वेट, एक होता है ड्राई वेट और एक होता है ऐश वेट। ऐश वेट कब निकलता है? जब ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऐश वेट के बाद प्लांट में क्या बचता है? सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। ड्राई वेट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है। चेक करना मेरी बात, प्लांट उसके बायोमोलिक्यूल के थर्ड पेज पे, सॉरी सेकंड पेज पे एनसीईआरटी में गिवन है ऐश वेट, ड्राई वेट, फ्रेश वेट। तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? इस लीफ को लिया, लीफ तोड़ी, उसमें से इवेपोरेट किया पानी और उसे हमने क्या बोला? उसे हमने क्या बोला? ड्राई वेट बोला। उसे हमने क्या बोला? ड्राई वेट। ठीक है, क्लियर है? तो पानी इवेपोरेट करने के बाद जो बचा उसे हमने ड्राई वेट बोला। अब मैंने देखा कि जब इस ड्राई वेट में मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होगा जो मोर देन 10 मिलीमोल होगा, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट होगा। समझ रहे हो? ये समझ आई बात बेटा? मतलब ये लीफ में से पानी इवेपोरेट करने के बाद जो बचा वो ड्राई वेट है। इस टोटल ड्राई वेट में मैक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी होगा। मान लो आप 1 केजी ड्राई वेट लेते हो तो कितना होगा मेरे पास? मोर देन 10 मिलीमोल, है ना? ठीक है, ड्राई वेट की बात कर रहा हूं। और माइक्रो क्या होगा? लेस देन होगा। तो एक लाइन बना ली हमने 10 मिलीमोल की, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, एक लाइन बना ली। ठीक है, तो कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो मैक्रो हैं, कौन से माइक्रो है, स्टार्ट करते हैं जानना और उनके बारे में नीट के क्वेश्चंस बताते हैं क्या क्या आ सकता है। देखिए बेटा, नीट के क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर? हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा के कि भाई ये देखो इसका क्या आएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रॉपर अच्छे नीट के क्वेश्चंस भी बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? हम लिख रहे हैं यहां पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाँ भाई, क्या लिखा इसके लिए? ज्यादा अमाउंट में। अमाउंट कितना बताया? खुद से याद करो, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, ये बोल दिया। चलो ठीक है, क्लियर, सही है। अच्छा, मैंने क्या किया? मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट की बात कर ली। इसको मैंने क्या बोल दिया? मैक्रो बोल दिया बेटा। इसको हमने क्या अमाउंट बोल दिया? मोर देन, हमने बोला मोर देन 10 मिलीमोल। अक्सर नीट में क्या क्वेश्चन आ जाते थे? इनके नाम आ जाते थे, पर केजी ऑफ ड्राई वेट, है ना? जैसे अमीनो एसिड्स के नाम वगैरह आ जाते हैं, ऐसे नाम इसके भी आते हैं। देखो, 2 चैप्टर थे जहां से मतलब मिनरल्स के नाम रिलेट होके आ जाते थे। अभी एक देखो जरा, ये देखो क्या ऐसे आते हैं। कौन से मैक्रो हैं? मैक्रो है हमारे पास चोन, ऐसे याद करोगे, PSK। ठीक है, क्लियर? कैल्शियम Mg, सिलिकॉन में लिखता था, अब नहीं लिख रहा हूं इसको, सिलिकॉन मैक्रो है पर यहां नहीं आएगा। टोटल कितने हो गए देखो? चोन मतलब देख रहे हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, N, PSK, कैल्शियम Mg लास्ट में, कितने हो गए ये? ठीक है, ऑल्दो हम क्या करते थे बेटा, एक और लिखते थे साथ में सिलिकॉन, पर सिलिकॉन बेनिफिशियल एलिमेंट है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बेनिफिशियल एलिमेंट है। ज्यादा अमाउंट में चाहिए पर बेनिफिशियल है, इसलिए इसको अभी लिख लो, पर ध्यान रखना कि ये इसमें नहीं है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। ये 9 मैक्रो है। अब देखो इनमें क्या क्या क्वेश्चन आता है। फर्स्ट देखो, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर है, ध्यान से सोचना। देखो नीट में क्या क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट आपसे पूछे और 3 अलग अलग कंडीशन में पूछे। पहला आपसे पूछे, ध्यान से सुने, पहले तो ये पूछे मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट फ्रेश वेट, और दूसरा आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट ड्राई वेट। तो आपको ये समझ आना चाहिए बेटा, आपको ये समझ आना चाहिए, जब वो फ्रेश वेट पूछे तो आपको क्या लेना है, क्योंकि फ्रेश वेट पानी में, मतलब पानी, सॉरी, प्लांट में पानी होगा, और पानी में भी H2O में ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट अगर आपसे आए, किसमें किसमें आए बेटा? आपके पास फ्रेश वेट में आए तो आप लिखोगे ऑक्सीजन। ड्राई वेट में आए, ध्यान से सुनो बेटा, ड्राई वेट में आए मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट, अगर ड्राई वेट में आए तो आप क्या लिख दोगे?
फ्रेश वेट में तो आपने ऑक्सीजन लिख दिया, ड्राई वेट में क्या लिखोगे आप? सोचो सोचो, ड्राई वेट में आप लिखोगे कार्बन। समझ रहे हो? कार्बन। आप जाओ 12th के एनसीईआरटी में लिखा भी है बेटा ये चीज, हमें कार्बन साइकिल वहां पढ़ाते हैं। अब अगर आपको आ जाए मोस्ट अबंडेंट मिनरल, अब यहां कहानी थोड़ी सी बदली, यहां क्वेश्चन में मिनरल दे दिया है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर न्यूट्रिएंट बट नॉट मिनरल। समझना इस बात को, ये न्यूट्रिएंट है बट नॉट मिनरल। मिनरल नहीं है, बाकी सारे मिनरल भी है, न्यूट्रिएंट भी है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा समझो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, प्लांट्स जो है वो कैसे लेते हैं? कार्बन को कैसे लेते हैं? CO2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन को किससे लेते हैं? पानी से। ऑक्सीजन CO2 के साथ आ जाती है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, ये कोई रूट से मिनरल की फॉर्म में थोड़ी ले रहा है इन्हें। पानी भले ही रूट से ले रहा है पर मिनरल की फॉर्म में थोड़ी आ रहा है ऑक्सीजन उसमें से या हाइड्रोजन। तो हम ये कह रहे हैं बेटा यहां पर कि ये 3 न्यूट्रिएंट हैं पर मिनरल नहीं है। बाकी के सारे बेटा न्यूट्रिएंट भी हैं, मिनरल भी हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपने देखना है कि भाई उसने फंसाया है कि नहीं, उसने न्यूट्रिएंट पूछा है कि मिनरल पूछा है, अगर मिनरल पूछे तो आपने नाइट्रोजन लेना है, चाहे फ्रेश वेट हो ड्राई वेट हो। फ्रेश वेट में तो पानी का फर्क पड़ता है ना, तो मिनरल में तो इसकी कोई बात नहीं करनी। कर लोगे क्वेश्चन? और अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग फोर मतलब 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन से हैं, ये 4 है। और बिग 6 का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट 6 ये हैं बेटा, फास्फोरस, सल्फर। देखो फास्फोरस कहां होता है? डीएनए में, आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, है ना? ठीक है, क्लियर? आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, जैसे एडिनाइलिक एसिड, गुआनिडाइलिक एसिड, ये किन के नाम है ना? आप पढ़ना, ये आपको मिलेगा बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी में। और सल्फर हमारे पास प्रोटीन में होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिज की प्रोटीन वो होती है जो सेल के बाहर जाती है। मतलब अगर कोई भी प्रोटीन सेल अपने से बाहर रिलीज कर रहा है, उसे हम कहते हैं उनमें डाइसल्फाइड ब्रिज होगा, सल्फर होगा। कैसे पहचानते हैं? देखो, पुराने टाइम में क्या होता था, जो ऊन है, ऊन वूल होता है ना, वूल असली है कि नकली, कैसे आइडेंटिफाई करते थे? उसको जला के देखते थे, हल्का सा लेके जला के देखते थे। क्योंकि अगर आप देखो, वूल जो है शीप के बॉडी का निकला हुआ बाहर एक प्रोटीन है। अगर बॉडी से बाहर प्रोटीन निकलती तो उसमें सल्फर होना चाहिए। सल्फर जलेगा तो एक अजीब सी स्मेल देता है। इससे पता चल जाता था वूल क्या है, ओरिजिनल है। ठीक है, ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसमें हम ये बताते हैं बायोमोलिक्यूल में नॉर्मली कि जो भी केमिकल बॉडी की प्रोटीन बाहर निकलेगा, उस प्रोटीन को, ध्यान से सुनो, उस प्रोटीन को हमने क्या किया, जो प्रोटीन बाहर निकला उसमें सल्फर ब्रिज होना चाहिए, बताते हैं। चलो आगे देखो जरा। तो ये हो गए। अच्छा, एनपीके फर्टिलाइजर है। एनपीके क्या है बेटा? फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर है, समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, हमने फ्रेश वेट, ड्राई वेट, ये चीज देखो, ठीक है। फ्रेश वेट हमारे पास, ड्राई वेट ऑक्सीजन, कार्बन, क्लियर। मोस्ट अबंडेंट मिनरल नाइट्रोजन, एनपीके फर्टिलाइजर, क्लियर। ये फर्टिलाइजर होता है, जो ये फर्टिलाइजर हम देते हैं ना खेत में, फील्ड में, वो एनपीके होता है। तो ये मैक्रो के ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल नाइट्रोजन। चलो आगे बात करते हैं बेटा। माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे याद करोगे? देखो, माइक्रो ऐसे याद करोगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट याद करोगे ऐसे, फीकू, नीमो, बीकल, MnZn, ये याद करना। फीकू, नीमो, बीकल, MnZn, ये आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आयरन, कॉपर। इसमें अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट माइक्रो कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो कौन सा है, तो आप कहोगे आयरन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फीकू, नीमो, बीकल, MnZn। अब देखो, अभी तक हमने कितने पढ़े मैक्रो? कितने पढ़े बेटा? मैक्रो पढ़े हमने कितने? 9। माइक्रो कितने पढ़े? 7। टोटल कितने हो गए? 17। ये 17 असेंशियल है किसके लिए? ऑल प्लांट्स के लिए, असेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स। सारे प्लांट्स में ये 17 चाहिए। अब मैं सारे प्लांट की बात करूं तो मैं 2 तरह के प्लांट की बात कर रहा हूं, लोअर और हाइयर। लोअर और हाइयर क्या होता है भाई? दिमाग में लाओ, अपने प्लांट किंगडम घुमाओ वापसी। लोअर मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, इवन टेरिडोफाइट तक, जिम्नो, एंजियो, हाइयर प्लांट, ठीक है। तो उनमें हमारे पास, अब देखो जरा, एनसीईआरटी ने लिखा है सिलिकॉन, सिलीनियम, ठीक है, कोबाल्ट,
ठीक है, हमारे पास सिलीनियम और ये सोडियम, इनको उसने क्या लिखा है बेटा, बेनिफिशियल एलिमेंट लिखा है। बेनिफिशियल, इनका कुछ रोल होता है, मतलब इनको एसेंशियल ना लिख के बेनिफिशियल एलिमेंट लिखा है। और ये क्या है बेटा, ये जरूरी है हाइयर प्लांट्स के लिए। तो आप अगर देखोगे एनसीईआरटी में, आप कहां मिलेगा, देखो एनसीईआरटी में मेन पेजेस में 17 लिखा है, जो इस 17 की बात कर रहा है। गो इन समरी, समरी की थर्ड लाइन में, थर्ड या फोर्थ लाइन में आपको मिलेगा लेस देन 21, तो वो इस 4 को ऐड करके बात कर रहा है। क्लियर? अरे हाँ भाई सही बोल रहा हूं, ठीक है, चेक करना, ठीक है। चलो ये बात होगी बेनिफिशियल एलिमेंट की, है ना, इन्हें बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, ठीक होगी बात। चलो आगे चलते हैं। एक क्लासिफिकेशन रोल बेस करी थी हमने कहा था भाई सेकंड क्लासिफिकेशन मिनरल की जो है वो रोल बेस है, रोल ऑफ मिनरल्स बेस्ड एक क्लासिफिकेशन है। कौन सी क्लासिफिकेशन है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। रोल बेस एक क्लासिफिकेशन है मिनरल की, वो हम देख रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या किया, मिनरल्स के रोल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट कैटेगरी। देखो भाई, सबसे पहली कैटेगरी वो है कि जो मिनरल किसका पार्ट है, मिनरल इज पार्ट ऑफ एक तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल्स का। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़े साइज के हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इनका जो कंपोनेंट है ना, वो हो गए एक कैटेगरी। तो ठीक है, उनमें कौन से मिनरल आ गए, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एक ये काम हो गया मिनरल का। सेकंड रोल मिनरल का जो हम बता सकते हैं यहां पर आपको, वो क्या है, सेकंड रोल ये है बेटा, सेकंड रोल ये, फर्स्ट रोल हो गया मिनरल इज पार्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, है ना, मिनरल इज पार्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, एक रोल तो ये बता दिया। दूसरा हमने ये बता दिया प्लांट में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेगा, है ना, प्लांट में वो क्या करेगा बेटा, प्लांट में ऑस्मोटिक बैलेंस, हमेशा याद रखो ऑस्मोटिक बैलेंस करने वाले मिनरल का नाम प्लांट में K+ है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता था। उसके अलावा जब भी क्वेश्चन आए तो ये मार्क करो। अदर कौन से हैं, अदर कैन बी, कौन हो सकता है, एक Cl- और Na+, ये भी हो सकता है, पर ये मेनली है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये मार्क करो, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने वाला, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है। कुछ ऐसे मिनरल हैं जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड का पार्ट है। नाउ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूं एनर्जी को ट्रैप करने वाला, ट्रैप कौन करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एनर्जी ट्रैप करता है। उसमें अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे पुराने वाला, उसमें आपको मिलेगा वहां मैग्नीशियम है, ठीक है, क्लोरोफिल में। और एटीपी में कौन है बेटा, फास्फोरस। तो आपने यहां पर ये सीखा यहां पर कि भाई देख लो मिनरल्स की रोल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमने कहा उसको बोला पार्ट है मैक्रोमोलिक्यूल का। दूसरा हमने बोला वो क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस। तीसरा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड का पार्ट है। फोर्थ रोल हम कह रहे हैं बेटा एक्टिवेटर है एंजाइम का। हमेशा याद रखो एक चीज समझना, ध्यान से समझना बेटा, आप बहुत सारे विटामिन पढ़ते हो, बहुत सारे विटामिन, हम विटामिन को कहते हैं वाइटल अमीन्स, दे आर वाइटल फॉर अस। वाई वाइटल, बायोमोलिक्यूल में ये पढ़ाया जाता है कि विटामिन जो है वो बहुत सारे कोएंजाइम्स का पार्ट है या कोएंजाइम बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो एज अ को फैक्टर काम करते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट, एज अ को फैक्टर काम करते हैं। तो एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम में क्या आ जाएगा, समझना ध्यान से, मैनी मिनरल्स आर एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। मैंने इसमें एक लिस्ट दे रहा हूं जिससे नीट में क्वेश्चन आता है, आर एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। उस लिस्ट को देखो और याद करो, ठीक है। उसमें से वो एक दो एग्जांपल जो लास्ट की लाइनें हैं बायोमोलिक्यूल की, वहां से लिए हुए हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट मैग्नीशियम, आपको मैं एक चीज बताता हूं बेटा, मैग्नीशियम किसका, देखो मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है, 2 एंजाइम, मैं नाम लिख रहा हूं, एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को जो फोटोसिंथेसिस में था, एंड पैपकेज, इसमें इनका एक्टिवेटर दोनों फोटोसिंथेसिस में था।
ये एक्टिवेटर है हेक्सोकाइनेज का भी। अब हेक्सोकाइनेज किस में था भाई? रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एंजाइम था। इस साल नीट में केमिस्ट्री 2020 नीट में केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे करके पूछा हुआ था, और वो जो एक्टिवेटर हो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का, आप देख लो ये आंसर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा? हम बात करते हैं इसकी, जिंक की। जिंक एक्टिवेटर है किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कौन सा एंजाइम है भाई? ये उसमें है आपके पास, किसमें? आरबीसी के अंदर। सही है, सही है। 360 लाख पर मिनट टर्नओवर नंबर। ठीक है, क्लियर। एक्टिवेटर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, और किसका? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये डाइजेशन का एंजाइम है। ये किसका है हमारे पास? डाइजेशन का एंजाइम है। जिंक की बात कर ली हमने। ठीक है, जिंक की बात कर ली, क्लियर। ऐसे ही आयरन बेटा, आयरन परऑक्सीडेज, ये भी लिखा है बायोमोलिक्यूल में, परऑक्सीडेज है ना, परऑक्सीडेज, कैटेलेज, इनके साथ काम करता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बेटा वहां आ गए हैं जहां से हम एनसीईआरटी डिस्कस कर सकते हैं। हमने कहा बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरिया वी हैव मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मोर देन 10 मिलीमोल। ठीक है, ये इनके नाम है, तो आप याद करोगे, चोन, पीएसके, कैल्शियम, एमजी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद माइक्रो में लेस देन 10 मिलीमोल, उसमें आएगा आपके पास फीकू, नीमू, बीकल, एमएनजेडएन, एमएनजेडएन, ये आ जाएगा। दिस इज माइक्रो, दिस इज माइक्रो। ठीक है, फिर हमने ये चार कैटेगरी पढ़ लिया। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, ये पढ़ा भी हमने जस्ट। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद क्या करता है बेटा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जैसे कि क्या है हमारे पास? पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सही है, ठीक, डन। आगे चलो, अब जाओ आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी। ये तीन टॉपिक रिलेट करके पढ़ने हमने तीनों। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है उसको जानना है, टॉक्सिसिटी क्या होती है उसको जानना है, टॉक्सिसिटी क्या होती है उसको जानना है, और हमको किसे जानना है? डेफिशिएंसी को। किसको जानना है हमें? डेफिशिएंसी को। क्लियर। क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी, ये तीन कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है हमने। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से सुनो। आपके पास ये एक प्लांट है, जरा हम ये समझते हैं अभी। पहले क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये सारी साथ समझते हैं। ये क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, और डेफिशिएंसी क्या होता है। इन तीनों को हमें समझना है, इन तीनों को हमें समझना है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, ग्राफ ले लेते हैं जरा। ये रहा हमारे पास ग्राफ, एक ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, अब जरा समझना, ये आपके पास एक प्लांट है, दिस इज वन प्लांट। ठीक है, ये प्लांट है आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखना मैं जो बताऊंगा। मैंने क्या किया है, यहां पर लिखा है, ध्यान सुनेंगे, यहां पर लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, यहां पे मैंने ग्रोथ लिख दी है। समझो ध्यान से, अगर किसी प्लांट में, मेरा पहला पॉइंट समझना, अगर किसी प्लांट में ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहा है। आ रही बात समझ? अगर किसी प्लांट में ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या आ रहा है? डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं। तो जरा कहानी को आगे लेके जाते हैं, क्या है बात वो देखो जरा, देखो ग्राफ में आगे जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसे लाइन बना रहा हूं, इस तरीके से मैं इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद मैंने इस ग्राफ को ऐसे सीधा कर दिया, इस ग्राफ को मैंने ऐसे सीधा लिख दिया, और फिर मैंने उसके बाद इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां से इस एक्सिस पे। अब देखो, मैंने इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिखी है, इधर ग्रोथ लिखी है। थोड़ा ग्राफ से समझेंगे चीजें में समझ आएगा। देखो क्या लिखता हूं, इस पॉइंट को ए लिख दो, इसको बी लिख दो, यहां ले आते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन यहां है, इसको मैं यहां ले आता हूं, ये यहां है। अब सुनो ध्यान से क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ए से वापसी आ रहा हूं तो ग्रोथ डिक्रीज हो रही है,
ग्रोथ डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? डेफिशिएंसी सिम्टम आना। मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा, इस लीफ पे मान लो येलो दिख रहा है, येलो दिखने का मतलब क्या हो गया? इस पे डेफिशिएंसी सिम्टम आ गया। तो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनो, मैं ये कहूंगा एक ऐसी कंसंट्रेशन जो यहां से यहां ला रहा हूं मैं, एक ऐसी कंसंट्रेशन जिससे कम होने पर ग्रोथ डिक्रीज हो या डेफिशिएंसी सिम्टम आए, उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। खुद से दिमाग लगा के देखो, ये प्लांट है, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन 20 है अभी उसमें हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में, उसको मैंने 15 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे 14 किया फर्क पड़ा। तो 15 वो कंसंट्रेशन है जिसके कम होगा फर्क पड़ेगा, फर्क मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा। तो वो जो 15 वैल्यू है वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। तो व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? यहां पर ये वैल्यू यहां लाएंगे ना, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बिलो विच प्लांट की ग्रोथ कम हो जाए या डेफिशिएंसी सिम्टम आए। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, लिख देते हैं एक बार। बेटा ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बिलो विच क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बिलो विच, ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल बिलो विच हमारे पास क्या होगा? ध्यान सुनेंगे, ऐसी कंसंट्रेशन मिनरल की जिससे बिलो हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर होगा, जिसको मैं क्या कर देता हूं, यहां पर ए से दिखा रहा हूं, इस पॉइंट को ए को यहां भी दिखा रहा हूं, तो उसे मैंने क्या लिख दिया? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्योंकि कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस है तो यहां पर मैं ए दिखाकर, मतलब ये ए ही है, इसको यहां ले आया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। अब मैंने क्या किया? कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, देख रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं पर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यहां बी तक कोई ग्रोथ नहीं बढ़ी, यहां तक। ठीक है, जब मैं अब और कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, ग्रोथ डिक्रीज कर गई, तो बियॉन्ड बी हम कहेंगे टॉक्सिक हो गया। तो व्हाट इज टॉक्सिसिटी? मैंने लिखा बियॉन्ड बी। बी के बियॉन्ड क्या हो गया? टॉक्सिसिटी हो गई, क्योंकि ग्रोथ डिक्रीज हो गई। देख रहे हो, दिस इज डिक्रीज ऑफ ग्रोथ। नाउ दिस रेंज, इतनी रेंज मिनरल की चाहिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा और टॉक्सिसिटी अमाउंट से कम। दिस रेंज इज नोन एज ऑप्टिमम रेंज। व्हाट इज ऑप्टिमम रेंज? इतनी रेंज में मिनरल होना चाहिए। तो व्हाट इज ऑप्टिमम रेंज बेटा? ऑप्टिमम रेंज क्या होगा? ऑप्टिमम रेंज होगा किससे ज्यादा? मोर देन क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा, एंड समझ लो ज्यादा, देखो, मोर देन क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड बिलो टॉक्सिसिटी। बिलो टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी से क्या हो? कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिसिटी। यहां के बाद देखो, बियॉन्ड बी टॉक्सिक हो गया, इसलिए ग्रोथ डिक्रीज करी है। देख रहे हो, बियॉन्ड बी टॉक्सिक हो गया इसलिए डिक्रीज करी है। तो यहां ए से लेके बी तक हो गई मेरे पास रेंज, जिस रेंज को कहोगे ऑप्टिमम रेंज। क्लियर है? एक बार फिर से एक पेज पे देखते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने ये पढ़ाया, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, यहां लिख दिया मैंने ग्रोथ, यहां लिख दी कंसंट्रेशन। इस ग्राफ पर मैं इस तरीके से गया, मैंने कहा ऐसे गए, ऐसे। नाउ दिस पॉइंट इज नोन एज, थोड़ा मैंने वही बनाया है जो भी बनाया था, ए बी और यहां मान लो सी लिख देते हैं। नाउ पॉइंट ए पर, पॉइंट ए जो है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो यहां है ना कंसंट्रेशन, इसको मैंने क्या नाम दिया है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होगी? उससे अगर कम होगा तो क्या होगी बेटा हमारे पास? क्या होगी? डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा। नाउ ए टू बी, ए से बी रेंज हो गई, जिसको आप क्या बोलोगे? ऑप्टिमम रेंज। इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हो? ऑप्टिमम रेंज। इतना मिनरल चाहिए मुझे। बियॉन्ड बी, बियॉन्ड बी हमारे पास क्या हो गई? टॉक्सिसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ने टॉक्सिसिटी के लिए क्या लिखा है? टॉक्सिसिटी के लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने टॉक्सिसिटी के लिए ये लिखा है बेटा, ये लिखा है, ध्यान से सुनना इस बात को। उसने ये बोला है कि टॉक्सिसिटी वो होती है जब
सुनना इसे, टॉक्सिसिटी वो होती है जब हमारे पास क्या होगा, टॉक्सिसिटी वो है जब हमारे पास कि कोई मिनरल इतना ज्यादा हो कि ग्रोथ को मतलब मोर देन 10% ड्राई वेट डिक्रीज कर दे। मान लो किसी प्लांट का ड्राई वेट अभी 100 है, मिनरल ज्यादा होने से वो ड्राई वेट 90 आ जाए, 90 आ जाए, तो अगर मोर देन 10% का डिक्रीज ला दे, ये 10% होना चाहिए बेटा, ग्रोथ का 10% होना चाहिए, तब उसे टॉक्सिसिटी कहेंगे। तो डिक्रीज कर दे मोर देन 10% ऑफ ड्राई वेट, तो उसको हम क्या नाम देंगे, टॉक्सिसिटी कहेंगे। सही है, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, टॉक्सिसिटी कहेंगे। तो ये हमारे पास हो गई टॉक्सिसिटी, ये मेरे पास हो गई ऑप्टिमम रेंज, है ना, ऑप्टिमम रेंज। अगर आप ध्यान से देखो, ये दो अलग अलग ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूं मैक्रो और माइक्रो के, पर हम उसको नहीं करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझ रहे हैं बेटा, हम ये समझ रहे हैं कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन ये जो है, ये वो कंसंट्रेशन है बिलो विच हमारे पास क्या है, सिम्टम्स। ऑप्टिमम रेंज ये है, दिस इज रेंज, एंड क्या होगा, टॉक्सिसिटी, ये चीज होती है। ये तीन कॉन्सेप्ट रिलेट करके पढ़ना है, और हमें प्लांट को क्या देनी होती है, ऑप्टिमम रेंज। अगर ज्यादा दे दोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सही है। यहां पर है बेटा, यहां पे हम कह रहे हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, बिलो विच हमारे पास प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाए, रिटार्ड हो जाए। यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर। और उसकी वजह से हमारे पास क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। अब जरा हम आगे बात कर सकते हैं टॉक्सिसिटी। देखो सवाल ये है अभी यहां पर आपके लिए, टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी में से किसको पता लगाना आसान है, किसको पता लगाना इजी है, टॉक्सिसिटी या डेफिशिएंसी को। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। डेफिशिएंसी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, सिम्टम से। मान लो किसी सिम्टम से मैं डेफिशिएंसी रिलेट कर सकता हूं। डेफिशिएंसी जो होती है हमारे पास डायरेक्टली रिलेट होती है सिम्टम से, पर टॉक्सिसिटी के लिए ये नहीं होता। मतलब क्या होता है समझो, मैं ये कहता हूं, देखो कैसे होता है। मान लो एक मिनरल टॉक्सिक हो गया, कोई मिनरल टॉक्सिक है, आपने क्या किया, आप समझो इस बात को, कोई मिनरल टॉक्सिक हो गया, तो उसकी वजह से होता क्या है, कोई दूसरे मिनरल का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या होगा, उस मिनरल की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और आप क्या करोगे, जो मिनरल रियल में टॉक्सिक है उसे नहीं देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप जो मिनरल डेफिशिएंट हो गया उसको ऐड किए जा रहे हो, पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने क्या बताया समझो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, इसके लिए एक एग्जांपल आपको दिखाना है हमें, कि मेरे पास देखो नॉर्मली क्या होता है बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉक्सिक होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्योंकि उनकी ऑप्टिमम रेंज बहुत कम होती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कैन बी टॉक्सिक। उसका एक एग्जांपल है एमएन, एमएन है मैंगनीज। तो जो मैंगनीज है बेटा, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी क्या करेगा, लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ, लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ अदर मिनरल। कैसे, समझना ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या किया, ये प्लांट बना दिया आपके लिए, ध्यान से देखना बेटा। एमएन क्या करता है, एमएन एमएन इन दोनों से कंपीट करता है, किन दोनों से, एफई से और मेरे पास एमजी से, इन दोनों से कंपीट करता है कि अंदर एब्जॉर्ब ना हो। तो देखो एमएन क्या करता है, होता ही है बेटा, एमएन की टॉक्सिसिटी विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ, एमएन की टॉक्सिसिटी विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी कर सकता है, विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ किसकी, याद करो, किसकी डेफिशिएंसी, विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ हमारे पास एफई, मैग्नीशियम और कैल्शियम। देख लो इस बात को, एफई, मैग्नीशियम और कैल्शियम कैसे, कैसे देखो, एमएन क्या करेगा, इनके एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। तो एमएन क्या करेगा, स्टॉप करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एफई एंड एमजी। ठीक है, एफई और एमजी के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। दूसरा क्या कर रहा है एमएन, सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान से सुने बेटा, एमएन क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ एफई और एमजी।
ये चीज समझ आ गई, उसको स्टॉप कर रहा है, यहां तक समझ में आ गई। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये कैल्शियम को ऊपर जाने से रोक रहा है यहां लीफ में, तो स्टॉप कर रहा है। एमएन देखो, एमएन स्टॉप कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। एंड थर्ड क्या करता है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड क्या करता है, एमएन कंपीट करता है एमजी से। मतलब कैसे, ये एक एंजाइम है, एमएन और एमजी इस एंजाइम से लगने के लिए कंपीट कर जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, डेफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहचानना आसान है, पर टॉक्सिसिटी जो है उसको पहचानना, पता लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे मुश्किल होता है, सुनना ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो टॉक्सिसिटी होती है, जैसे एमएन जो टॉक्सिक है वो एफई और एमजी को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा, उससे प्लांट में एफई और एमजी के सिम्टम आएंगे और हम ये सोचेंगे कि यार एफई और एमजी का मैं बाहर से वो डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एमएन टॉक्सिक है। इसलिए टॉक्सिसिटी क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए फार्मर को सॉइल टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिससे ये पता चल जाए उस एरिया में सॉइल में क्या गड़बड़ है। दूसरा, एमएन कैल्शियम को ऊपर जाने से रोकेगा, एमएन कंपीट करेगा एमजी के साथ। ये सारी चीजें हैं जो टॉक्सिसिटी को लेके आपने समझने हैं। और इसके सिम्टम आते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास लीफ आएगी उस पे ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। वो जो लीफ आएगी इस पे मेरे पास ऐसे ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे और इसकी वीन येलो हो जाएगी, ऐसे सिम्टम्स आएंगे। ऐसे हमारे पास क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम ये देख सकते हैं बेटा, इसके बाद देखो, इसके बाद टॉक्सिसिटी की हम बात कर रहे हैं और एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं बेटा, देख लो हम लोग। तो टॉक्सिसिटी वो होता है जब वो रिड्यूस कर दे ड्राई वेट कितना, 10%, देख रहे हो, उसे टॉक्सिक कहते हैं, ठीक है, क्लियर। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ की टॉक्सिसिटी दूसरे को क्या करता है, डेफिशिएंसी कराता है। जैसे एमएन क्या करेगा, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन रोक देगा। एक्सेस ऑफ एमएन क्या करेगा, मैग्नीशियम की क्या करेगा बेटा, आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम की डेफिशिएंसी करेगा, ठीक है। अपटेक, आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक रोक देगा। वही चीजें पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ एंजाइम, देख रहे हो, आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक रोक देगा, एंजाइम के साथ बाइंड करना से प्रिवेंट करेगा और कैल्शियम को ऊपर जाने से रोकेगा। तो जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा वही आता है हमारे नीट में और वही आपके स्कूल के एग्जाम में आता है। तो टॉक्सिसिटी का पता लगाना मुश्किल है और एमएन की टॉक्सिसिटी एमजी, कैल्शियम और आयरन, इन तीनों को क्या करता है, डेफिशिएंसी करा देता है। यहां तक समझ आया। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास जिसे हम कहते हैं मोबाइल एंड इमोबाइल मिनरल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं एक प्लांट बनाता हूं, इस प्लांट में ये ओल्ड लीफ है, सोचना इसे, और ये मेरे पास यंग लीफ है, ठीक, ओल्ड लीफ और यंग लीफ, ओल्ड लीफ है और ये मेरे पास यंग लीफ है। सॉइल में से जो मिनरल चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं सॉइल में से जो मिनरल चाहिए वो किस में चाहिए, यंग लीफ में चाहिए होता है। समझो इस बात को। सॉइल में से देखो, ओल्ड का तो साइज बढ़ चुका है, उसे मिनरल नहीं चाहिए सॉइल से। सॉइल से मिनरल कहां चाहिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ोगे तो कहेगा सिंक ऑफ मिनरल इज यंग लीफ, डिवाइडिंग सेल्स, फ्रूट और सीड। तो सॉइल से मिनरल किसको चाहिए बेटा, सॉइल से मिनरल चाहिए यंग लीफ को। तो मिनरल कहां से आएगा, देखो एक चीज को समझना ध्यान से। अब होता क्या है, मान लो देखो दो टाइप के मिनरल होते हैं, टू टाइप के मिनरल होते हैं। एक होते हैं मोबाइल, मोबाइल वो होते हैं जो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में मूव कर सकते हैं, मूव कर जाते हैं। एक होते हैं इमोबाइल, इमोबाइल क्या होते हैं, वो नहीं मूव करते, नॉट मूव टू ये ओल्ड लीफ टू यंग लीफ। अब जरा कहानी ये सुनो ध्यान से, जो समझा रहा हूं। कहानी ये है बेटा, कहानी ये है कि मेरे पास ये मोबाइल मिनरल है जो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में मूव कर जाते हैं। ये मेरे पास इमोबाइल मिनरल है, ये कैसे जाते हैं, ये नहीं मूव करते ओल्ड लीफ से यंग लीफ में। अब सोचो जरा, मान लो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं सोडियम, इसका एग्जांपल सोडियम लिख देता हूं। सोडियम रूट से ऊपर नहीं आया, यंग लीफ को नहीं मिला,
ओल्ड से यंग में आ गया तो इसका सिम्टम आएगा ओल्ड में। रिपीट कर रहा हूं, सोडियम रूट से नहीं आया, यंग लीफ को नहीं मिला, तो ओल्ड से यंग में चला गया, सिम्टम आया ओल्ड में। तो मोबाइल का सिम्टम किस में आता? ओल्ड में। नीचे से कैल्शियम, सल्फर, हमने कहा ये रूट से ऊपर आ गए, ठीक है, ऊपर नहीं आया, ये वाला मिनरल रूट से नहीं आया, किस में आना चाहिए था? यंग में। और ओल्ड से यंग में भी नहीं आया क्योंकि ये क्या है? इमोबाइल है, तो सिम्टम यंग में आएगा। रिपीट करता हूं, हमारे पास रूट से मिनरल नहीं आया और ओल्ड से यंग में भी नहीं गया, ना रूट से आया ना कहां से आया, ओल्ड से आया, तो सिम्टम यंग में। रूट से नहीं आया, ओल्ड से आ गया, तो सिम्टम ओल्ड में। ठीक है, ये है मोबाइल और इमोबाइल का कॉन्सेप्ट। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? तो जो जो उसमें होते हैं मिडल लैमेला में, वो क्या होते हैं हमारे पास? इमोबाइल, कैल्शियम, पैक्टेट। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। और बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रियल नॉलेज, रियल डेप्थ एनसीईआरटी के थ्रू आएगी, सुपरफिशियल पढ़ने से नहीं होगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में चीजों को लर्न करना पड़ेगा, एकदम ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, 11th की भी सीखनी है और 12th की भी सीखनी है। क्लियर? तो हम 11th में भी साथ पढ़ते रहेंगे और 12th में भी साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी को लर्न करिए। थैंक यू बेटा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।